नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार में बहस नहीं होगी क्योंकि ये वक्त बहस करने का नहीं है। जरूरत है कि हम सब अपने अपने स्तर पर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, क्योंकि आज अगर कोरोना बेकाबू हो चुका है तो हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सबको ईमानदारी से सोचना होगा कि क्या हमने मास्क पहनने के नियम को ईमानदारी से निभाया, क्या हमने 2 गज की दूरी का नियम ईमानदारी से निभाया, क्या हम बेवजह घर से बाहर निकलने से बचे, क्योंकि कोरोना के खिलाफ यही हमारा हथियार था। लेकिन आज कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। मात्र 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। लेकिन मैं दावा करता हूं कि हम सब मिलकर कोरोना की इस लहर को मात दे सकते हैं, सीधे तौर पर हरा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए आज का आर पार जरूर देखिए, क्योंकि आज आर पार में देश के दिग्गज डॉक्टरों के साथ सबसे बड़ा संवाद होगा, सबसे बड़ी चर्चा होगी। और यही चर्चा आपको कोरोना की इस बेहद खतरनाक दूसरी लहर से बचाएगी। तो अगले 1 घंटे मेरे साथ जरूर जुड़े रहिए। बेकाबू कोरोना पर यह सबसे बड़ा संवाद है। चौबीस घंटे में 2 लाख से ज्यादा नए केस, 3 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज, देश के 10 राज्यों में 81% नए कोरोना केस। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना से डरिए, क्योंकि अगर डरेंगे तभी बचेंगे। हालात काफी गंभीर हैं। आने वाले दिनों में हमारे नंबर्स क्या होंगे, इसको सोच के भी डर लगता है। एज ए डॉक्टर मैं अभी पुनः सबसे यह अपील करना चाहूँगा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। हर व्यक्ति को इस समय पॉजिटिव मान के चलिए और जितना डिस्टेंस आप उससे मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए। इस बिगड़े हालात के लिए कोई एक बड़ी वजह नहीं है, हम सब इसके जिम्मेदार हैं। पूरे देश में 100 लोगों की जांच होने पर करीब 15 लोग की पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है। यानी साफ है कि 2 गज की दूरी और मास्क वाले नियम का पालन नहीं हो रहा है। अलग अलग राज्यों में सिस्टम में जो कमी है वो तो है ही। कई जगहों से ऑक्सीजन की कमी, आईसीयू बेड की कमी की खबर आ रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ से शर्मनाक तस्वीर भी सामने आई, जहां कोरोना संक्रमितों के शव कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी में रखकर शमशान तक पहुंचाए गए। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में प्रशासन ने कोविड के चलते जान गंवाने वाले 19 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ ही कर दिया। हालांकि इस डरावनी स्थिति में भी राहत की बात यह है कि कोरोना के ज्यादातर मरीजों को कोई गंभीर परेशानी नहीं और उनका इलाज घर पर भी मुमकिन है। बहुत कम मरीजों को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ रही है। कोरोना की जो सेकंड वेव है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि काफी स्थिति काफी खराब हो गई है, काफी ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं, लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? See, all said and done, with all vaccination and other programs, we will have to follow the strict protocols as far as to contain the infection is concerned. कहीं ना कहीं complacency आ गई और वो सोसाइटी में इन जनरल आई है। सोसाइटी को उसको वापस उसको स्थापित करना पड़ेगा, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल्स को ज्यादा से ज्यादा लागू हो, इसकी हमको चिंता करनी है। अब शमशान घाटों पर संख्या लोगों की बढ़ी हुई है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, इसको आप कैसे देखते हो? इलाज की व्यवस्था में लगातार हम बिस्तर बढ़ाते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों में हमने 5700 से ज्यादा बिस्तर बढ़ाए, ऑक्सीजन बेड भी बढ़ा रहे हैं। परिस्थितियां कठिन है, भारत सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है हमें। सबसे बड़ी बात यह कि 2 गज दूरी, मास्क और सैनिटाइजर के हथियार से हम सब मिलकर कोरोना को मात दे सकते हैं। लेकिन सवाल है,
आखिर कोरोना का ये कहर कब थमेगा? तो आज इसी पर विशेषज्ञों के सबसे बड़े पैनल के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा। बेकाबू कोरोना पर सबसे बड़ा संवाद। और अब वक्त है आर पार के प्रसिद्ध विश्लेषण का। कोरोना से डरना जरूरी है। आइए मैं आपको बताता हूं कुछ आंकड़े। मौजूदा रफ्तार से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो अप्रैल में ही 5 लाख केस के पार जा सकता है भारत, जो डरावनी स्थिति है। भारत के अलावा सिर्फ अमेरिका में एक दिन में 2 लाख केस आए हैं। 20 नवंबर 2020 को अमेरिका में 2 लाख कोरोना के केस आए थे। अमेरिका में 1 लाख से 2 लाख रोजाना केस आने में करीब करीब 21 दिन लगे थे, जो कि भारत के अंदर 10 दिन के अंदर ही 10 दिन के भीतर ही 2 लाख कोरोना के केस हुए हैं। यह चिंता की बहुत बात है। मैं बढ़ता हूं आगे। कोरोना की जानलेवा रफ्तार का विश्लेषण। एक दिन में 2 लाख केस वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बना है। देश में अब तक हर 100 में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका है। यह चिंता का कारण है। 3 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस एक्टिव है। 7 राज्यों यूनियन टेरिटरीज में 50,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। 5 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में 10,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। यह बड़ी स्थिति है। देश के 10 राज्यों में कोरोना के 81% नए केसेस आ रहे हैं। यह चिंता की बात है, यानी कोरोना नए हॉटस्पॉट खोज रहा है। कल तक महाराष्ट्र सबसे आगे था, आज दिल्ली सबसे आगे निकल चुका है। स्थिति है। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में दिग्गज डॉक्टर है, जो कि अपने अपने अस्पताल भी चला रहे हैं, लेकिन देश की जिम्मेदारी भी इस समय इन पे है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश त्रेहन साहब जुड़ रहे हैं, एमडीए मेदांता अस्पताल के, उनका स्वागत है। मेरे साथ डॉक्टर पीएन अरोड़ा जुड़ रहे हैं, जो कि एमडी है यशोदा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, उनका स्वागत है। मेरे साथ पद्मश्री पद्म भूषण डॉक्टर अशोक सेठ है, उनका स्वागत है, जो चेयरमैन है फोर्टिस हॉस्पिटल के। मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर राजेश पारिक जुड़ रहे हैं, डायरेक्टर है जसलोक हॉस्पिटल महाराष्ट्र मुंबई के, उनका भी स्वागत है। देखिए, मेरा मानना है कि आज का ये दिन, ये आर पार का कार्यक्रम देश के अधिकतर लोग देखते हैं, और आज का ये संवाद में मैंने किसी नेता को आमंत्रित नहीं करा, किसी मुख्यमंत्री को आमंत्रित नहीं करा, किसी केंद्रीय मंत्री को आमंत्रित नहीं करा, लेकिन आमंत्रित करा है अपने देश को, उन योद्धाओं को, कि जो इस समय बताएंगे हमारी परिस्थिति कहां खड़ी है। मैं सबसे पहले त्रेहन साहब आपके पास आता हूं और शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। नरेश जी, जो मौजूदा परिस्थिति है, क्या भारत समझ नहीं पाया या हमारी आवाम समझ नहीं पाई? डॉक्टर त्रेहन। अपना नंबर फिर से मुझे अपने सेक्रेटरी को मुझे जी, लगता है डॉक्टर नरेश त्रेहन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको हम दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अशोक सेठ का रुख करता हूं। अशोक जी, मैं सीधा रुख आपका करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, हम समझ नहीं पाए या हम समझ चुके थे, हम बच नहीं पाए? एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि कंप्लेसेंसी ज़रूर हुई है और हर तरीके से हुई है। ये ब्लेम गेम नहीं है, बट हमें ये भी समझना है कि हम सोचते थे, या हमारी पब्लिक सोचती थी, या हमारे को कन्वे किया गया इस तरीके से कि जैसे हमने एक जंग जीत ली है। ये कोरोना हमारे देश में बहुत कम हो गया है, चला गया है, और हमारी जो नीतियां हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई, उसकी वजह से हम देखिए दूसरे कई कंट्रीज से बहुत अच्छे हो गए हैं। बट ये कंप्लेसेंसी जो हुई, ये इस वजह से भी हुई कि लोग कोरोना से टायर्ड हो चुके थे, थक चुके थे। तो जब ऐसी आती हैं, और ये भी बता दूं कि वो भी अच्छे दृश्य नहीं थे जहाँ पे कि पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी, कई जगह पे क्लियर डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे आइकॉनिक लीडर से कि मास्क नहीं पहन रहे, ये कुछ नहीं कर रहे, तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते थे, जो कि हम बार बार कह रहे हैं कि मास्क न पहने, गैदरिंग न करें, अपने हाथ धोएं। जब ये सब हो ही नहीं रहा था, तो पिछले ज़रूर मेरे को याद है सितंबर अगस्त जो लास्ट ईयर में लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। इनफैक्ट उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि कोरोना से कैसे बचना है, और फिर जो हुआ कंप्लेसेंसी, कैजुअलनेस, केयरलेसनेस, वो हर तरीके से हर तरफ हुआ। यस, ये ज़रूर था कि हमें आइडिया था कि करना क्या होगा, बट ये जो वेव आई है,
सबने सोचा कि धीरे धीरे अगर आया भी तो धीरे धीरे आएगा, बट हमने वेस्टर्न फॉलो नहीं किया। हमने ये नहीं देखा कि वेरिएंट्स आ सकते हैं, म्यूटेशंस आ सकते हैं जो इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे कि हम उसको कोप नहीं करेंगे। और वही हुआ है कि इस टाइम पिछले 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में ये एक ऐसी वेव आई है जो कि बढ़ती ही जा रही है, और हमारी सब जो भी पॉलिसीज़ थी वो इस हिसाब से फेल हो रही हैं क्योंकि हम वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट छोड़िए बात की पालों को, अब तो प्रिपेयर होना ज़रूरी है। अब तो हमारे सामने सब चीज़ आ गई है, हमारी मौतें हो रही हैं और ये मौतें 2 हफ्ते में बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि ये भी पता है कि जब वेव आती है तो उसका रिपरकशंस 1-2 हफ्ते में और ज़्यादा होते हैं। जी देखिए, ये नहीं है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, वॉल्यूम ही इतनी हो रही है कि लोग एब्सोल्यूट नंबर्स में ही ज़्यादा मरेंगे। चाहे ये इन्फेक्शियस स्ट्रेन है, ज़रूरी नहीं है कि ये डेथ ज़्यादा करता है, बट यंग लोग इफेक्ट हो रहे हैं और एब्सोल्यूट नंबर्स में मौतें हो रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। और हेल्थ केयर सिस्टम ओवरवेल्म हो ही गया है और इनफैक्ट फ्यूचर में तो और ओवरवेल्म होते ही जाएगा अनफॉर्चुनेटली। जी, त्रेन साहब मेरे साथ हैं। त्रेन साहब, अभी अशोक सेठ साहब कह रहे थे कि कंप्लेसेंसी सिस्टम में आ गई थी, लेकिन मैं आपसे बड़ा स्पष्ट पूछना चाहता हूं, आपका अनुभव लंबा है, आखिरकार नया स्ट्रेन क्या इतना खतरनाक है कि इससे बचा नहीं जा सकता? क्योंकि लोगों में डर जरूरी है, क्योंकि वो मास्क डाले, 2 गज की दूरी बनाए रखे, लेकिन ये नया स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है और ऐसा क्यों फैल रहा है? लोग ये भी जानना चाहते हैं, क्या हमारी पुरानी दवाइयां इन पर नहीं असर कर रही हैं? डॉक्टर त्रेन, डॉक्टर त्रेन, यू आर गेटिंग मी? नरेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, मुझे लगता है डॉक्टर त्रेहन तक आवाज नहीं जा पा रही। वील ट्राई टू रिकनेक्ट हिम वंस अगेन। ओके, आ रही है? जी आ रही है आवाज भैया। अच्छा डॉक्टर त्रेहन, मेरा सवाल यह है कि आखिरकार नया स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये फैल बहुत तेजी से रहा है, इसलिए डर बहुत ज्यादा फैल रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक सिचुएशन है। देखो, ये सिचुएशन जो है बहुत सीरियस है। इतनी सीरियस हो गई कि सारे हॉस्पिटल्स कई सिटीज में फुल हो गए, पेशेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा और पब्लिक परेशान है। और पब्लिक इस परेशानी में यही सोच रही है कि शायद डॉक्टर अपना काम नहीं कर रहे, हॉस्पिटल अपना काम नहीं कर रहा। काम तो सभी कर रहे हैं, ये तो जंग है हमारी इस वायरस के, और हम सबको इकट्ठे होकर मिलके इस पे लड़ना है। ये जरूर बात है कि जो म्यूटेशन हुआ है इसकी वजह से कितना हुआ है और जो पब्लिक इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से कितना फैला है। तो आप देखेंगे कि कई चीजें हुई हैं जो इकट्ठी आ गई, जैसे कुंभ आ गया, रमजान आ गया, इलेक्शंस हो रहे हैं। सो ये सब चीजें मिल के और पब्लिक को ऐसा एहसास हुआ कि भाई अब तो ये कोरोना चला गया है, तो हम अपनी बड़ी बड़ी पार्टियां या शादियां या गैदरिंग में जाने लगे बिना मास्क के, लोग बाजार में जाने लगे बिना मास्क के। तो उसकी वजह से भी बहुत फैला है। और उसका ये भी कारण है कि जहां जहां म्यूटेशन हुई है और जो नया वायरस है, जैसे वो डबल म्यूटेशन वाला है या जो यूके से आया है या ब्राजील से आया है, उसमें प्रोपेंसिटी है, डबल प्रोपेंसिटी है फैलने की। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब एक ही है कि पब्लिक को ये समझना है कि उनका बहुत बड़ा हाथ है इसको रोकने के लिए, जिसको हम पर्सनल लॉकडाउन कहते हैं। आप वही काम करें और वहीं जाएं और भी पूरा मास्क हाइजीन लेके करें, पूरी डिस्टेंस रखें पूरा, जहां आपको जरूरी जाना है। जहां जरूरी नहीं जाना वहां बिल्कुल बंद कर दें, घर में रहें, जैसे हमने पहले चेन तोड़ी थी लॉकडाउन के टाइम पे। क्योंकि पूरा लॉकडाउन होने में तो काफी सारा नुकसान हो जाएगा कंट्री का। इसीलिए पब्लिक का ये काम है कि वो अपना भी काम करे। जायज बात कह रहे हैं, डॉक्टर तो गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है। जी डॉक्टर त्रेन, लेकिन मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये जो नया म्यूटेंट है, क्या ये जो नया वायरस है, ये इस पर क्या हमारी वैक्सीन असर कर रही है? ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन और मिथ्स आ रहे हैं इस समय। इसमें तीनों पहलू देखने हैं हमें। एक वो लोग हैं जिनको वैक्सीन लगी ही नहीं, जिन्होंने हेजिटेंसी में लगवाई नहीं, या वो उस एज ग्रुप में अभी आए नहीं कि उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है,
एक तो उनमें भी बहुत फैल रहा है, हम देख रहे हैं कि यंगर एज ग्रुप में बहुत फैल रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीन एक डोज लगाया है और दूसरा अभी गैप में लग गए, और ये भी एक एडवाइजरी आई कि भाई 6 हफ्ते 8 हफ्ते वेट कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक डोज लगा है पर उससे तो इम्यूनिटी हुई नहीं, और उससे उनके बाद उनको कोविड हो रहा है, तो बहुत तकलीफ में है। पर कई हमने देखा लखनऊ के केजीएमयू में 40 डॉक्टर्स को हो गया, उनमें से कईयों को डबल डोज वैक्सीन लग चुकी थी। गंगाराम में हो गया, ऐसे ही बॉम्बे के भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं। मैं इस पर स्पष्टीकरण जरूर जानना चाहूंगा आपसे क्विकली, देन मैं डॉक्टर पीएन अरोड़ा का रुख करता हूं। बोलिए क्विकली। देखो डॉक्टर त्रेयन, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी हुआ है। जी बिल्कुल, एम्स में भी हुआ। ये हमें पता है, ये पहले भी वार्निंग दी गई है, और मैं फिर दे रहा हूं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद जो एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उसके बावजूद भी इन्फेक्शन हो सकता है। पर ये हम जानते हैं कि वैक्सीन से इतनी प्रोटेक्शन जरूर मिलती है कि सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता, डेथ से बचाव होता है। तो इसीलिए वैक्सीन का रोल तो है, बहुत ज्यादा है, पर उसके साथ साथ आपको फिर भी मास्किंग, डिस्टेंस और हैंड हाइजीन रखनी है। अगर जो ये आप गलतफहमी में पड़ गए कि मुझे 2 डोज वैक्सीन लग गया, मुझे तो इम्यूनिटी हो गई और मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊं, ये सच नहीं है। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर सर्विसेज जिसको कहते हैं ओवरवेल्म हो रही हैं। डॉक्टर्स 24 घंटे वो पीपी सूट में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, जो व्यूअर्स इस समय देख रहे हैं, कि कोई भी हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है उस हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वाकई जगह नहीं है, वाकई समस्याएं हैं, वाकई बेड्स की कमी है, लेकिन सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता भी नहीं है, यह भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर पीएन अरोड़ा, मैं आपका रुख करता हूं। देखिए, एक है इलाज, दूसरा है मैनेजमेंट। बहुत कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की भी कमी है, और रिपोर्ट्स भी हम लगातार देख रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, लेकिन क्या सबको अस्पताल जाने की आवश्यकता है? क्या जैसे ही कोविड हो अस्पताल की तरफ भागना चाहिए? लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा। देखिए अमीश जी, ना तो हर पेशेंट को हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। 90% पेशेंट्स हमारे बिना हॉस्पिटल जाए ठीक हो रहे हैं, होम आइसोलेशन से ठीक हो रहे हैं। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एविल लीडरशिप के अंदर आप जितना हेल्थ वर्कर्स को, फ्रंट लाइनर्स को वैक्सीनेशन हो गया था, उससे इतनी एडवांटेज हुई है कि जिस तरीके से मासेज में हेल्थ वर्कर्स लास्ट टाइम बीमार पड़े थे, इस बार ही उसका मात्र 5% हेल्थ वर्कर जो है बीमार पड़े हैं जी। और उनकी भी जो सीवियरिटी है बहुत कम है। तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, उससे हेल्थ वर्कर्स को बहुत एडवांटेज मिला और वो बहुत अच्छे से अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं जी डॉक्टर। और गैस ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है इस टाइम, और हर पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। होम आइसोलेशन से पेशेंट 90% से ऊपर होम आइसोलेशन से पेशेंट ठीक हो रहे हैं जी। और आपने अच्छी एक इंपॉर्टेंट बात बोली, और मैं जिसको लेकर जाना चाहता हूं राजेश पारिक और डॉक्टर नीरज जैन के पास भी। राजेश पारिक साहब, आप महाराष्ट्र मुंबई में हैं, डायरेक्टर हैं जस्ट लोक हॉस्पिटल के। हम जान रहे हैं कि स्थितियां हर राज्य में ही बेकाबू हुई हैं, लेकिन आखिरकार वैक्सीनेशन जो किया गया है, क्योंकि वैक्सीनेशन फॉर ऑल की ड्राइव हम देख रहे हैं कि चल रही है कि सबको वैक्सीनेट करना चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे यहां पर एज वाइज वैक्सीनेशन हुआ है, क्योंकि हमारे यहां फ्रंटलाइन वर्कर्स जो किसी भी एज ग्रुप का हो उसको वैक्सीनेशन पहले होना चाहिए, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है? या फिर आपको लगता है अगर ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल शुरू से खुली होती तो ज्यादा बेनिफिट होता? व्हाट इज योर टेक, राजेश पारिक साहब? देखिए अमीश, जो मेरे विचार है वो साफ साफ पहले से वैसे ही है। आप पूछ रहे थे पहले कि क्या हम समझ नहीं पाए या समझ के कर नहीं पाए, दोनों। अमीश जी, मैं तो अभी बोल के थक गया हूँ। हमको बहुत अफसोस होता है, लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अफसोस हो सकता है, आश्चर्य की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, एक साल से ज्यादा पहले जब हमने हमारी पहली किताब कोरोना वायरस पे लिखी थी, उसमें हमने बिल्कुल लिखा था कि दूसरी लहर आने की संभावना है और उसके लिए तैयारी होनी चाहिए।
वो किताब में 40 से और चीजें हैं जो हमने लिखी थी, जो अब आप सही निकली हैं। उसके बाद दिसंबर में मैंने एक पेपर लिखा था, उसमें मैंने ये भी लिखा था कि अब वैक्सीनेशन की जो बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जब हम देते हैं तो उम्र से देते हैं, हेल्थ वर्कर से देते हैं, वो सब सही है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छा डेटा था सितंबर से, जिसको सीरो प्रेवलेंस डेटा बोलते हैं। ये डेटा हमको दिखाता है कि कई एरिया में जो इम्यूनिटी अच्छी थी और कई में कम थी। तो हमने लिखा था कि हमको ये भी देखना चाहिए कि जिन एरियाओं में इम्यूनिटी कम है उधर वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए 18 से ऊपर। अभी जनवरी में मैंने वैक्सीनेशन की किताब लिखी, उसमें भी दूसरी लहर की बात की। उसने भी लिखा वैक्सीनेशन जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। अभी जो हो गया, लेकिन अभी क्या करना चाहिए अमीश? अभी हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सबको देना चाहिए। एक तो बहुत अच्छी बात है कि अभी हम बाहर से भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं जाकि हमारी शॉर्टेज नहीं पड़े, और जितनी हम लोग दुनिया से मदद ले सकते हैं, हमने पूरी दुनिया की बहुत मदद की है अब तक, और उनकी मदद लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सबकी मदद लेके वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे को एक बड़ी फिक्र है। देखिए क्या हुआ था, इजराइल ने अभी तो 100% लोगों को सबका वैक्सीनेशन कर दिया है, लेकिन जब दूसरी लहर आई थी वहां 1.5 महीने पहले, उसके वजह से वैक्सीनेशन को रोकना पड़ा। अभी दूसरी लहर आ गई है, और ऐसा नहीं हो कि हमको वैक्सीनेशन थोड़ा रोकना पड़े, क्योंकि जिधर वैक्सीनेशन हो रहा है वहां सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकते हैं। तो दूसरी लहर पे नजर रख के हमको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। पारेख साहब, बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात करी, और मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ इस चर्चा में डॉक्टर नीरज जैन भी हैं, मेट्रो हॉस्पिटल के एमडी। जैन साहब, वैक्सीनेशन अगर किसी ने एक वैक्सीन ले रखी है, फर्स्ट डोज ले रखी है, और उसको फर्स्ट डोज से पहले कोविड हो गया, सेकंड डोज उसको कब लेनी चाहिए? बहुत बड़ा मिथ है। सेकंड डोज लेनी भी चाहिए कि नहीं भी लेनी चाहिए? और सेकंड डोज अगर ले लेगा तो क्या उसकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग हो पाएगी आगे उसको कोविड ना हो? देखिए, ये क्वेश्चन तो अभी बहुत मुश्किल है आंसर करना कि अगर सेकंड डोज लेने के बाद भी कोविड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट डोज की बात कर रहा हूं। जैसा कि हमने देखा कई जगह पे, फर्स्ट डोज के बाद भी हम लोगों ने कई लोगों का टेस्ट कराया और उनको काफी इम्यूनिटी पाई गई, उनकी एंटीबॉडीज लेवल काफी अच्छा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट डोज के बाद हमें इम्यूनिटी नहीं मिलती। कई पेशेंट्स को हमारे कलीग्स को भी हमने देखा कि फर्स्ट डोज के बाद उनको अच्छी इम्यूनिटी, अच्छी एंटीबॉडी लेवल आया गया। हालांकि ये जरूर है कि जो मैक्सिमम बेनिफिट है वैक्सीन का, वो 2 डोजेस के बाद ही आता है। जैन साहब, मेरा सवाल ये था, जैन साहब, मेरा सवाल ये था, हो सकता है आवाज मेरी क्लैरिटी के साथ नहीं आ रही हो, मेरा सवाल ये था कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन ले ली किसी ने और सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन उसने नहीं ली, और उसके बीच में उसको कोविड हो गया है, तो वो क्या सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन ले सकता है या नहीं ले सकता? अगर ले सकता है तो कब ले सकता है? दैट्स माय क्वेश्चन। बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। जैसा कि इनिशियली इन लोगों ने बोला था कि वैक्सीन सेकंड डोज 4 वीक्स के बाद लेना है, बट अभी जो गाइडलाइंस हैं उसमें 6 to 8 वीक्स तक भी हम सेकंड डोज वैक्सीन का वेट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर किसी पेशेंट्स को फर्स्ट डोज वैक्सीन के बाद कोरोना हो गया है तो उसको प्रॉपरली वेट करना चाहिए फॉर 6 to 8 वीक्स एंड देन ही कैन टेक सेकंड डोज ऑफ वैक्सीन। ही शुड टेक। यानी अगर फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन आपने ली और उसके 15-20 दिन में आपको कोविड हो जाए, तो सेकंड डोज का 6 हफ्ते का गैप रखना चाहिए या फिर वो 2 हफ्ते का गैप रखना चाहिए, या कोविड ठीक होने के बाद 4 हफ्ते का गैप? 6 हफ्ते का डोज, ऑब्वियसली कोविड ठीक होने का हमें वेट करना है, और 6 to 8 वीक के बाद, फर्स्ट डोज के 6 to 8 वीक्स के बाद हम सेकंड डोज आराम से ले सकते हैं। जी, मैं डॉक्टर त्रेहन का रुख करता हूं। डॉक्टर त्रेहन, आपका अनुभव है, और हमने भारत में कोविड की फर्स्ट वेव को भी हराया था, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक एस्टिमेट ये लगाया जा रहा है कि हम 5 लाख से ज्यादा केसेस पे अप्रैल में ही पहुंच सकते हैं, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति होगी देश के लिए भी और देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। अभी हम देख रहे हैं कि कितना स्ट्रगल मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को करना पड़ रहा है, इसको आप कैसे लेते हैं? यहां से आप कोविड की पीक आपको लगता है हो चुकी है या अभी और होगी सेकेंड वेव? देखिए, ये आपका जो सवाल है इसके 3 पहलू है। जी सर।
पहली बात तो ये है कि ये जिस हिसाब से ये बढ़ रही है, ये अगर जो आप स्पेनिश फ्लू का कोर्स देखेंगे जो 100 साल पहले हुआ था, उसमें भी सेकेंड वेव जो थी वो बहुत डबल रफ्तार से फैली और उसकी पीक बनी और थोड़ा प्लेटो सा रहता है, फिर वो कम होगा। इसका मतलब अगर जो ये वायरस वही तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमने सोचा पहली बार कि हमने तो डिफीट कर दिया, हमने तो हरा दिया वायरस को, अब तो चला गया, अब सब कुछ खुल जाएगा। पर ये जो हमारी सोच रही है कि हिंदुस्तान में शायद कोई अलग ही होगा, वो नहीं हुआ, क्योंकि सारी दुनिया में सेकंड वेव आई। अब तीसरी वेव भी आ सकती है, इसके लिए भी हमें चौकन्ना रहना है। दूसरी बात ये है आपकी सिंपल बात कि अगर जो आप देख रहे हैं कि 2 लाख तक पहुंच रही है तकरीबन, हमें ये पब्लिक को बड़ा क्लियरली समझाना है कि इसके 3 पार्ट्स में आप आ सकते हो। एक पार्ट ये है कि आप होम क्वारंटीन में रहें और आपकी मॉनिटरिंग करी जाए। हमें पता है आज के दिन के कौन से टेस्ट करने हैं, किस टाइम पे करने हैं, कब सीटी करना है, ये देखने के लिए कि कितनी इंटेंसिटी है। जिसकी ट्रीटमेंट घर पे हो सकती है वो सबसे अच्छा तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग होम क्वारंटीन में रहें। अगर जो उनके घर में जगह नहीं है होम क्वारंटीन की, तो गेस्ट हाउसेस को कन्वर्ट कर दिया गया है कोविड सेंटर्स के लिए। जो होटल्स हैं उनको कर दिया गया है कन्वर्ट, तो उनको वहां पे रखना चाहिए जहां पे उनकी ट्रीटमेंट चालू रहे, पर उनको हॉस्पिटल बेड की जरूरत नहीं है, तो वो जो लोग हैं जिनको जरूरत है उनको तकलीफ ना हो। जो तीसरा है, क्योंकि आज के दिन बहुत पैनिक है, लोग अपनी ऑक्सीजनेशन लेते हैं, वो 92, 93 आ गई तो उनको सोचते हैं कि अब हॉस्पिटल जाना ही चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि सब उनमें से सबको आना है। डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हम उनको एडवाइस दे रहे हैं, और अगर जो उनको जरूरत है तो उसी टाइम हॉस्पिटल में आए। पर अगर जो नहीं जरूरत तो वो बेड मत ऑक्यूपाई करें, क्योंकि जितना भी मर्जी हम कर लें, जैसे ये जो फैला है, जैसे फ्लड होता है, उसके फ्लड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, इसके स्प्रेड के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, बट हमें इंटेलिजेंटली इससे डील करना है। डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, डॉक्टर अपनी जान लगा के लगे हुए हैं। हॉस्पिटल्स की कोई कसूर नहीं है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं और भर रहे हैं इतनी जल्दी कि उनके लोग बाहर वेट करते करते तकलीफ में आ रहे हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि डॉक्टर लापरवाही कर रहा है या हॉस्पिटल लापरवाही कर रहा है। ऐसा नहीं है, पब्लिक को समझना चाहिए कि हम सबको मिलकर ये जंग लड़ना है। तीसरा, जिसको जरूरत है उसके लिए सब उपलब्धि करनी जरूरी है। वेंटिलेटर भी उपलब्ध करना है, बेड भी करना है, ऑक्सीजन भी करनी है। कई जगह से ये रिपोर्ट आ रही है कि दवाइयों की कमी पड़ गई है, जैसे रेमडेसिविर का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, और उसके अंदर ये भयंकर बात ये है कि लोग इतने रिस्पॉन्सिबल और इलीगल है कि ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उस पर ब्लैक मार्केट शुरू कर दी गई है। उन लोगों को पकड़ के नहीं, आई थिंक इसमें तो हमने गुजरात में देखा है, सरकार ने कार्रवाई करी है, उत्तर प्रदेश भी काफी एक्टिव है इसको लेकर, और हमने बाकी स्टेट्स में भी देखा है, मध्य प्रदेश में भी काफी तेजी से कार्रवाई हुई है ऐसे लोगों के ऊपर जो ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। इवन राजस्थान ऑल्सो जहां पर ऐसा काम हुआ है। मैं डॉक्टर अशोक से ओके त्रेन साहब बोलिए, कंप्लीट योरसेल्फ। सुन तो बात बीच में, तो मेरा ये कहना है कि ओनली रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर की एडवाइस से आप हॉस्पिटल में जाएं जी, क्योंकि हमें रैंप अप भी करना है, हॉस्पिटल लग भी गए हैं सारे, और पर इस लोड को संभालने के लिए हमें बहुत ही इंटेलिजेंस से काम करना है, क्योंकि ये वेव जो है 3-4 लाख तक जा सकती है। उस टाइम तो और भी, जैसे न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, इटली में हुआ था, लोगों को सड़क के ऊपर बेड लगाने पड़े, पर हमारी तैयारी काफी हद तक है, बट सारे हॉस्पिटल्स ओवररन हो गए हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली आगे चलना है, और मैं सिर्फ पब्लिक को ये बोलूंगा कि हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग, अगर जो 10 पेशेंट आ रहे हैं उनमें से 5 से 6 पेशेंट 80-85 साल के हैं, उनको हुआ है उनके बच्चों से। तो बच्चों ने जो लापरवाही करी है उन्होंने इन लोगों को दिया है और उनकी लाइफ खतरे में है। ये मैं बार बार बताना चाहूंगा कि बच्चों, प्लीज अपने आप को संभाल के रखो, अपने आप को पर्सनल लॉकडाउन में रखो। ये मत सोचो कि आपको महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आपकी वजह से
किसी बुजुर्ग की जिंदगी चली गई आपकी लाइफ में, तो आप कैसे अपने आप को फॉरगिव करोगे? सबको अपने पर्सनल लॉकडाउन में जाना है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद करो, जाना बंद करो, यहाँ घूमना फिरना बंद करो, ट्रैवल अननेसेसरी नहीं करना है, जो घर से काम हो सकता है वो करना है। हमें तो पब्लिक को अपील करनी है। बाकी जो मीडिया लग जाता है कि जी ये कमी होगी, ये सच्ची बात है। मेरे सज्जन ने बोला है डॉक्टर अरोड़ा ने कि कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है, पर बहुत सारी रिपोर्टें आ रही हैं। इंदौर में हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ ऑक्सीजन की वार्निंग दी गई है कि यहाँ सप्लाईज बहुत कम हो गई है, आप लोग बड़े ध्यान से यूज करें। अभी मुझे झारखंड से फोन आया कि हम क्या करें, रेमडेसिविर नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप कुछ हेल्प करें। तो मैं बता रहा हूं कि हमें मिलके ट्रांसपेरेंटली काम करना है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो। अगर जो हम इसको वॉर फुटिंग पे नहीं करेंगे तो ये बहुत पछताएंगे। आज का दिन है, सब डिफरेंसेस खत्म कर दिए जाएं। जैसे एक जंग हुई थी या इन्वेजन हुआ था किसी एनिमी का हमारे ऊपर, जब वॉर हुई थी, वैसे ही हमें बिहेव करना है। और इसका ये बात है, ये जो वायरस है ये इतना खतरनाक है कि दिखता नहीं है। वो एनिमी आर्मी को तो दुश्मन दिख जाता है, हमें नहीं दिख रहा। और मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, 24-24 घंटे पीपीई किट में काम कर रहे हैं। आप लोगों को सबको एहसास होना चाहिए कि हमें कैसे हेल्प करना है आपस में एक दूसरे को। सबको भेदभाव ऊपर नीचे सब भूल के, ये कंट्री का मसला है। गवर्नमेंट कर रही है जो कर रही है, डॉक्टर कर रहे हैं सो कर रहे हैं। अब पब्लिक की बारी है, पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। पब्लिक नहीं करेगी तो हम पछताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात करें। मैं डॉक्टर अशोक सेठ का रुख करता हूं। डॉक्टर अशोक सेठ, इंपॉर्टेंट फैक्टर इस समय यह है कि लोग जब कोई, जैसे डॉक्टर त्रेहन बोल रहे थे कि काफी लोगों, जैसे डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने भी बोला कि बहुत लोगों को हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, इलाज हो सकता है, इलाज घर पे भी हो जाता है, लेकिन एक्सरेज कराने हैं, सीटी स्कैन करा रहे हैं, तो पता नहीं लगता लोगों को कहां जाना है। वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसी स्थिति में जो खुद कोविड पॉजिटिव है तो बाकी लोगों को बांटेगा। ये जो समस्या है, इससे कैसे निदान पाया जा सकता है, और उसके लिए आपकी सलाह क्या है, जो इस समय लोग घर पे बैठ के आपको देख रहे हैं? देखिए, हर एक को अभी भी समझा दिया गया है कि हर एक को इस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उस वक़्त भी दवाइयाँ घर पे स्टार्ट की जा सकती हैं। होम कंसल्टेशंस अब बड़े कॉमन हो गए हैं और ये ऑफिशियल हो गए हैं, जिस पे कि होम केयर एक स्पेशलिस्ट के द्वारा होम केयर दी जा सकती है। अब फाइनली बात आई कि किस दौर पे ये ज़रूरत होती है। ये उन्हीं को ज़रूरत होती है बाय द वे, जो इतने सीरियस हो जाते हैं कि उनकी सांस उखड़ रही होती है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा होता है और साथ साथ ऑक्सीजन सैचुरेशंस गिर रही होती है। जी अशोक जी, वो लोग अस्पताल में एडमिट होने होते हैं, और जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज तो कई लोगों के ब्लड टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिनके ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है वो तो ईजिली घर से हो जाते हैं। तो हमें इस बात को बहुत समझना चाहिए जी कि आज अब बेड्स उनके लिए छोड़ने हैं जो वाकई ही सीरियस है। ये बेड्स भरते जा रहे हैं, गवर्नमेंट और बेड्स कर रही है, बट एक इंपॉर्टेंट बात समझा दो लोगों को। अगर ओवरवेल्म हो गया ये सिस्टम, और इस टाइम पे हो रहा है, ये उस टाइम पे हो रहा है जो पिछले 2020 की तरह नहीं है। इस बार सब डॉक्टर नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। इस टाइम नॉन कोविड पेशेंट्स हॉस्पिटल में भरे पड़े हैं। जिस तरह सोचिए कि आज 10 हमारे यहाँ कार्डियक सर्जरीज हुई, 10 वेंटिलेटर्स यूज हो रहे थे, 20 एनेस्थेटिस्ट यूज हो रहे थे उन कार्डियक सर्जरीज के लिए। अब सोचिए कि उसी तरह वही एनेस्थेटिस्ट को कोविड पेशेंट्स भी देखना है। तो ये एक बहुत डिफरेंट स्थिति है, जिसमें कि सिर्फ हम बेड्स की ही नहीं बात कर रहे हैं, हम एक्सपर्टीज भी हमारी कम होती जाएगी, हमारे डॉक्टर्स कम होते जाएंगे, हमारी नर्सेस और हमारे टेक्नीशियंस भी कम होते जाएंगे, क्योंकि वो नॉन कोविड पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं जो कि पिछले साल वो नहीं थी। वो ट्रॉमा को ट्रीट कर रहे हैं, वो ऑर्थोपीडिक ऑपरेशंस को ट्रीट कर रहे हैं, वो हर तरह के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ये है कि डेथ्स के नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। जिस तरह अस्पताल में हमें उन्हीं को डाइवर्ट करके पेशेंट्स को ट्रीट करना है, तो हमें फिक्र यही है कि शायद उनको उस लेवल की केयर न मिल पाए। 24 घंटे से 48 घंटे, 48 घंटे से 72 घंटे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली।
नॉन कोविड और कोविड पेशेंट्स दोनों को देख रहे हैं, जो पिछले साल ये नहीं था। पिछले साल नॉन कोविड पेशेंट्स 1/4 थे, अस्पताल खाली थे, नॉन कोविड पेशेंट्स नहीं थे, सिर्फ कोविड पेशेंट्स थे। अशोक जी, अगर एक सवाल अभी मेरे को ट्विटर पे किसी ने लिखा और वो जानना चाह रहा है, उसने आपको भी टैग किया है, वो जानना चाह रहा है आपसे कि अगर किसी को एक बार ही कोविड हो गया तो सेकंड टाइम कोविड अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, जबकि एंटीबॉडी बन जानी चाहिए, 3-4 महीने एंटीबॉडी रहती है। डॉक्टर्स भी ये बात कह रहे हैं, कुछ लोगों ने वैक्सीन भी ले रखी है, ये भी बात कही जा रही है। जी हाँ, तो इसको ये बात समझने की है, चाहे वो वैक्सीन की बात करें चाहे कोविड की, जिसको कोविड हो चुका है उसको वेरिएंट स्ट्रेन से उसकी इम्यूनिटी बाईपास हो सकती है। जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, ये भी जाना जाता है कि आफ्टरऑल क्यों कहते हैं कि वैक्सीन की एफिकेसी 70% है, 80% है या 90% है। उसका मतलब यही है कि 30% चांस है आपको कोविड होने का। पहले डोज के बाद भी आपकी 50% इम्यूनिटी आ जाती है 3 हफ्ते बाद। सो इसलिए पहले डोज से भी, इसलिए तो आपने सुना होगा कि इंग्लैंड ने ये पॉलिसी की कि क्योंकि वैक्सीन इनके पास ज़्यादा नहीं थी तो उन्होंने कहा कि चलो सबको फर्स्ट डोज लगा दी जाए, एटलीस्ट उनको 50 to 60% इम्यूनिटी आ जाए। और ये भी पता है कि ये वैक्सीन स्पेशली एस्ट्राजेनेका जब 2 से 3 महीने में देते हैं, इनफैक्ट 3 मंथ्स तक उसकी इम्यूनिटी उसके बाद देते हैं, तो उसकी एफिकेसी और बढ़ जाती है। तो इसलिए कई कंट्रीज़ की पॉलिसी ये है कि एक डोज लगाएं और उसके बाद 3 महीने के बाद सेकेंड डोज लगाई जाए। सेकेंडली मैं कहना चाहता हूं कि ये इम्यूनिटी जब सेकेंड डोज मिलती है उसके 2 हफ्ते बाद मैक्सिमम आती है, वो 70% की आती है। सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हम इसलिए एम्फेसाइज करते हैं कि वैक्सीन जरूर लगाइए 3 वजह से। एक कि आपको अगर हुआ तो एटलीस्ट वो सिवियर नहीं होगा, वो उसके लिए हॉस्पिटल की एडमिशन नहीं होनी पड़ेगी और आपकी जान नहीं जाएगी। ये तो प्रूवन है, जान बच सकती है, अस्पताल जाना बच सकता है, माइल्ड डिजीज होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंडली हम इसलिए कहते हैं कि आप भी सतर्क रहिए, जिस तरह बताया गया कि अगर आपको होती है तो आपको तो माइल्ड हो गई, बट ये जो वेरिएंट है आपके घर में स्प्रेड करेगा, जो दूसरे लोग हैं जो अभी तक डॉक्टर अशोक क्या ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है और ये वेरिएंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, विरुलेंट है। हाँ, और इसका पता नॉर्मल कोविड क्योंकि कई केसेस ऐसे आ रहे हैं नॉर्मल कोविड टेस्ट में ये वेरिएंट नहीं दिखाई दे रहा, सीटी स्कैन कराना पड़ता है तब ये वेरिएंट दिखाई दे रहा है, जो बड़ी चिंता की बात है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई वांट टू क्लैरिफाई दैट इशू। वेरिएंट बड़ा विरुलेंट है, ये बड़ी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। इसलिए आप देखोगे कि पहले होता था कि फैमिली में एक को होता था, दूसरे को हुआ, बट 3 मेंबर्स ऑफ द फैमिली ठीक रह जाते थे। अब प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि पूरी फैमिलीज इकट्ठे आ रही हैं, जिनको बड़ी जल्दी से मल्टीप्लाई होके हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप ख्याल रखिए, आप घर में आपको वैक्सीनेशन लगा होगा, अगर घर में 3 लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगा है, आपको माइल्ड डिजीज होगी, आप तो बच जाओगे, बट आप ट्रांसफर करोगे घर में उन लोगों को जिनके वैक्सीनेशन ले लेगा तो उनको तो सीरियस डिजीज हो सकती है, उनकी तो जान भी जा सकती है। सेकेंडली जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा कि क्या ये इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, तो यस, वेरिएंट अनफॉर्चुनेटली इस तरह के होते हैं और वेरिएंट हर एक में आता है। बाय द वे हर वायरस में वेरिएंट होता है। फ्लू वायरस तो हर साल म्यूटेट करता है, इसलिए हर साल नई वैक्सीन निकलती है, बट कुछ म्यूटेशंस सीरियस होती हैं, अनफॉर्चुनेट होती हैं और वैक्सीन के एंटीबॉडीज को भी बाईपास कर सकती है, आपके इम्यून रिस्पॉन्स को भी बाईपास कर सकती है। ये पता नहीं कि ये वेरिएंट ऐसा है कि नहीं, क्योंकि डेडली नहीं है, मल्टीप्लाई ज्यादा कर रहा है, बट अभी तक ये नहीं प्रूव हुआ है कि ये डेडली ज्यादा। ईश्वर ना करे ऐसा हो, ईश्वर ना करे ऐसा हो। बट अगर हम जितना भी टाइम देते हैं वायरस को घूमने का, बाय द वे इसलिए हम कहते हैं वेरिएंट होता है कि ये वायरस का एक नॉर्मल फिनोमेना है बचने का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कहते हैं हम। तो अगर वायरस देखता है कि हम ज्यादा ही उसके ऊपर वार आ रहा है तो म्यूटेट करके बचना चाहता है। जितना हम कोविड को कंटिन्यू करते हैं, जितनी हम अपनी प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं, तो उतना हम वायरस को और चांस दे रहे हैं, इनफैक्ट प्रमोट कर रहे हैं बढ़ने का। तो मैं ये कहता हूं कि जो हमने कैरलेसनेस की, अभी भी टाइम है बचने का, वो वैक्सीनेशन से नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो करना ही चाहिए, बट उसका इफेक्ट तो 2 से 4 हफ्ते बाद आएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, आप डबल मास्क पहनिए। आप सोच ही कैसे सकते हो कि मास्क के बगैर जाने का आप अपने को ही नहीं नुकसान कर रहे हो, आप दूसरों को नुकसान कर रहे हो। ये तो आपकी सिविक ड्यूटी है, ये तो एक लीगल इशू है कि आप दूसरों को नुकसान नहीं कर सकते। आप डबल मास्क पहनना आपके लिए जरूरी है, आपकी डिस्टेंसिंग,
जरूरी है, गैदरिंग को छोड़ना एब्सोल्युटली मस्ट है। घर में रहिए, अपने आप को ले आइए वो पिछले 1 साल पहले जब आप घर में थे, डर डर के निकलते थे, उसी क्षेत्र में आ जाइए, क्योंकि आपको अपने को बचाना है, आपको दूसरे को बचाना है। और एक ही तरीका इस टाइम पे आपको बचने का, आज बचने का, कल बचने का, परसों बचने का एक ही तरीका है, मास्क, नो गैदरिंग, नो गोइंग आउट, क्लीन योर हैंड्स प्रॉपर्ली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। और ये ख्याल रखिए कि जो वैक्सीनेशन के असर हैं वो तो कुछ दिनों में आएंगे, महीनों में आएंगे, बट एक ही चीज इस टाइम पे सबको बचा सकती है, और वो यही है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने भी बोली, जो डॉक्टर त्रिहन ने भी बोली कि मास्क पहनिए, और पूरा देश भी ये इस बात को समझता है, लेकिन उसका एहसास शायद नहीं हो पा रहा। मैं पारिक साहब और डॉक्टर पीएन अरोड़ा, नीरज जैन आपके पास आता हूं। पारिक साहब, मैं बिल्कुल आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये जो नया वेरिएंट है जिसकी बहुत बात हो रही है, ये फैल रहा है, डॉक्टर अशोक सेठ ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली कि ये डेडली नहीं है, फैल मल्टीप्लायर जरूर है लेकिन डेडली नहीं है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा परिस्थिति के अंदर, क्योंकि मल्टीप्लायर इसका इफेक्ट है, लोग बीमार भी ज्यादा हो रहे हैं, जो लोग अपनी सामान्य सर्जरी सामान्य तरीके से दिखाना चाहते हैं, कई जगह हॉस्पिटल्स में वो ओपीडी बंद है, लेकिन कई लोगों को जरूरी रूप से दिखाना है, ऐसे में वो क्या करें? वीडियो कंसल्टेंसी करते हैं लेकिन उससे भी उनका सोल्यूशन नहीं निकलता, तो कहीं ना कहीं लोग भी फंस चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, हमको एक समझना चाहिए कि एक वेरिएंट नहीं है, कम से कम 4 या शायद 5 वेरिएंट भी सब जगह घूम रहे हैं जी। हर वेरिएंट की एक निशान रहती है। तो एक वेरिएंट है, जैसे कई यूके वेरिएंट है, वो वेरिएंट ज्यादा फैलता है लेकिन उतना डेंजरस नहीं है। दूसरे वेरिएंट है, एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, एक ब्राजीलियन वेरिएंट है, और इनमें से कुछ वेरिएंट अपने एंटीबॉडीज, जैसा ब्राजीलियन वेरिएंट है, अपने एंटीबॉडीज को डॉज करता है। और एक नया भी वेरिएंट शुरू हो गया है फ्रांस में, जो आरटीपीसीआर पे दिखाई नहीं देता है। तो अलग अलग वेरिएंट है। यस, उसी की मैं बात कर रहा था। तो कुछ वेरिएंट ऐसे भी है जो ज्यादा डेंजरस है। अभी मुझे क्या लगता है अभी होने वाला है, अब देखिए, 1-2 हफ्ते में हम लोग वायरस करके नहीं बोलेंगे, हम लोग वायरसेस बोलेंगे, क्योंकि हर वेरिएंट एक अलग वायरस की तरह बिहेव कर रहा है। और ये पहले भी हुआ था, जैसे डॉक्टर त्रिहन हमको बता रहे थे कि 100 साल पहले जो इन्फ्लुएंजा की पैंडेमिक हुई थी, उसमें 3 लहरें आई थी। दूसरी लहर जो आई थी वो पहले लहर से बहुत ही बड़ी थी, बहुत ही गहरी थी, और तीसरी आई थी वो भी पहले से गहरी थी। और दूसरी लहर में एक तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रूप्स घर जा रहे थे, तो उससे भी हुआ, और ये भी हुआ कि म्यूटेंट स्ट्रेन्स आए थे। देखिए, मैं आपको जल्दी एक ग्राफ दिखाता हूं, अगर आप देख सकते हैं। बिल्कुल दिख रहा है। इसको हमने अभी तक 2 बार छपा है। पहले तो हमारी जो कोरोना वायरस की किताब थी उसमें भी दिखाया था, और अभी जो हमारी नई वैक्सीन बुक निकली है उसमें भी हमने ये तीनों लहरें दिखाई है। ये 100 साल पहले हुआ था। ये वायरल पैंडेमिक्स की निशान है कि सुनामी के जैसे वो लहरें में आती जाती है। अभी देखिए अमीश, हमको क्या करना चाहिए? तीसरी लहर कब तक आपको ये जो नया स्ट्रेन आया है, ये जो नई लहर आई है, ये कब तक आपको डाउन होती हुई दिखती है? क्योंकि एक आंकलन है 5 लाख से ज्यादा केस जा सकते हैं, एक आंकलन है कि 2.5 लाख के बाद एक डाउन ट्रेंड आएगा। व्हाट यू हैव टू से? देखिए, हमको ये भी एकदम हम्बल तरह से मानना चाहिए कि वायरस के हम 2 कदम पीछे हैं। ये वायरस जैसे म्यूटेट हो रहा है, ये उस पर डिपेंड रहेगा, लेकिन अगर बिहेवियर जैसे है ऐसे वायरस की चलेगी, और ह्यूमन बिहेवियर भी वैसे ही चलेगी, कुंभ मेला चलेगा, इलेक्शन रैलीज चलेगी, तो इसको काफी समय लगने वाला है ये दूसरी लहर को जाने को। लेकिन मैं वापस कितना समय मैं इसलिए ये जानना चाह रहा हूं कि व्यूअर आपको इस समय देख रहे हैं, अगर आप कोई समय सीमा बता पाए, हालांकि बड़ा टफ क्वेश्चन है टू आंसर फॉर अ डॉक्टर राइट नाउ। Any estimates? Yes, Amish, बिल्कुल not tough. Yeah, maybe a little tough for a doctor, but बहुत अच्छे mathematical models है जो 2019 में हुए थे और 2020 में वो ज्यादा करके ठीक निकले। तो ये mathematical models की क्या निशान है कि इसमें जैसे हम डेटा फीड करेंगे वैसे प्रिडिक्शन निकलेगा। तो अभी जो जैसे डेटा गया है अंदर, तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम 3-4 हफ्ते लगेंगे इसको कम होने में, खत्म होने में नहीं,
लेकिन कम होने में 3-4 हफ्ते लगेंगे। और पीक क्या देखते हैं आप? क्योंकि आप इसको स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए मैं राजेश आपसे पूछ रहा हूं, पीक क्या देखते हैं आप? डू यू सी पीक एट 5 और मोर देन दैट, और डू यू सी पीक एट 3? व्हाट इज योर नंबर? एट वीक्स की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं कि क्या ये अभी जो 2 लाख पर डे केस आ रहे हैं, क्या ये 3 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, या उससे भी ज्यादा होंगे? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, इसमें मैं आपको पहले डिस्क्लोज करता हूं कि अनप्रिडिक्टेबल क्या है। अनप्रिडिक्टेबल, जैसे मैंने बताया, 2 बहुत बड़े वेरिएबल है। एक तो ह्यूमन बिहेवियर, हम तो इतिहास के सबक नहीं सीख पाए हैं, और जैसे जॉर्ज संतानिया ने 50 साल पहले लिखा था कि जो लोग इतिहास के सबक नहीं सीखते हैं उनको उन्हीं कठिनाइयों को वापस सामना करना चाहिए। तो हमारे बिहेवियर पर डिपेंड है, और उससे भी ज्यादा वायरस के म्यूटेशन पे डिपेंड है। तो 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ज्यादा तो होने वाला है, काफी ज्यादा होने वाला है। कितना होने वाला है वो हमारे ऊपर थोड़ा डिपेंड है, और वायरस के ऊपर डिपेंड है। अरोड़ा जी, मैनेजमेंट साइड के ऊपर अगर ये केसेस बढ़ते हैं, जैसा जसलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब ने भी बताया, राजेश ने भी बताया, तो राजेश जी बहुत अच्छे से कई चीजों को स्टडी करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ये बढ़ता है और आज 2 लाख पर डे केस आ रहे हैं, हम देखेंगे इन केसेस को अगर बढ़ते हुए 4 लाख तक अगर ये बढ़ते हैं, तो क्या हमारे मेडिकल स्टाफ इक्विप्ड से ज्यादा हमारा जो सिस्टम है वो उतना इक्विप्ड है कि इतना खींच सके? कहीं हमारे हालात इटली जैसे तो नहीं हो जाएंगे, या उससे भी खराब परिस्थिति में हम पहुंच सकते हैं? व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, डॉक्टर अरोड़ा? देखिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स बहुत कॉम्पिटेंट हैं, और वो हर परेशानी को, हर तूफान को झेलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के यहाँ डॉक्टर्स 24-24 घंटे काम कर रहे हैं। इटली में, अमेरिका में इस तरीके के परसेप्शन नहीं है, इस तरीके की वर्किंग नहीं है। इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि दोनों वेव में हमें ये देखने में मिला कि ये ज्यादातर चीजें जो थी, जिस तरीके का जो ये कोरोना बढ़ा, वो मेट्रोज में बढ़ा, वो रूरल में नहीं है। हम चाहे इलेक्शन रैली देखते हैं, वहां इतना नहीं है। दिल्ली के अंदर क्यों है? दिल्ली के अंदर तो कोई इलेक्शन नहीं है, दिल्ली के अंदर कोई कुंभ नहीं हो रहा है, फिर भी दिल्ली के अंदर पीक है। दिल्ली के अंदर हमारी सोसाइटी को समझना होगा कि हमें, इसका मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी जिम्मेदार है। इस वेव में भी, और पहली वेव में भी, सेकंड वेव में भी, फर्स्ट वेव में भी सोसाइटी जिम्मेदार है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, हम अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, तब तक हम इस तूफान को नहीं झेल सकते। हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। जब भी कोई इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, जस्ट 1 मिनट अमीश, तो हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। रूट कॉज एनालिसिस में अगर इन दोनों को आप देखें तो एक चीज कॉमन है कि हमारी सोसाइटी जिम्मेदार है। आप कहीं भी देख लें, ये मेट्रोज में है, रूरल में नहीं है। जी डॉक्टर, वी हैव टू बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल अवरसेल्व्स और कम फॉरवर्ड। जी, नीरज कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर नीरज जैन कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर नीरज जैन, क्विकली, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? सर, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अभी हमें ये सोचना है कि आज हम जिस स्थिति में खड़े हुए हैं, आज से 10 दिन बाद जो परिस्थिति होगी, उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं या नहीं है। आप आज की डेट को अगर एस्टिमेट करके देखें तो आज 2 लाख पेशेंट्स नए आ रहे हैं। इनमें से अगर 15% लोगों को भी अगर हॉस्पिटल एडमिशन्स की जरूरत है, जैसा कि पुरानी आंकड़े हमें बताते हैं, तो क्या ये 30,000 लोग को हम आज से 10 दिन के बाद बेड्स दे पाएंगे? क्या हम उनको ऑक्सीजन दे पाएंगे? क्या उनको मेडिकल फैसिलिटी दे पाएंगे? तो आज की डेट में सिर्फ हमें ये सोचना है, हमें बहस में नहीं जाना है कि क्यों ये ऐसा हो गया। जो हो गया सो हो गया। अब हमें आगे ये सोचना है कि हमें इस चेन को कैसे ब्रेक करना है, और आगे हम इन पेशेंट्स को जो आज की डेट में माइल्ड हैं, और उनमें से जो 15% पेशेंट्स सीरियस होने वाले हैं, तो उन पेशेंट्स को हमें कहां रखना है, कैसे हैंडल करना है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। सर, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। डॉक्टर त्रेहन, माय स्पेशल थैंक्स टू यू, डॉक्टर राजेश पारेख, अशोक सेठ, डॉक्टर नीरज जैन, डॉक्टर पीना अरोड़ा, माय स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आज आपने इतने महत्वपूर्ण दिन समय दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपके इस संवाद से लोगों को संपूर्ण फायदा होगा। लेकिन मैं कोरोना पर युगांडा के राष्ट्रपति योवरी
मौसवेनी ने क्या संदेश था, मैं आपको बताना चाहता हूं और वो आज बताना बड़ा आवश्यक है और इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा एक भाषण के अंदर, युद्ध के वक्त हम आजादी की मांग नहीं करते, आपको जिंदा रहने के लिए इसे कुर्बानी करना पड़ती है। युद्ध के वक्त आप भूख की शिकायत नहीं करते, यह वक्त बच्चों की तरह रोटी के लिए रोने का नहीं है, हमें प्रशासन के आदेशों का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज की दृष्टि में यह बड़ा एप्ट भाषण है जो कि लागू होता है हर इंडिविजुअल पर, आप पर, मेरे पे, हम सब पे। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद हौसला है, कंक्लूजन